हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माइंड लैब्स। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स करवाने जा रहा हूँ विद सर्टिफिकेट, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड द कोर्स इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर स्किल्स, आईटी स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, या उसमें कुछ हद तक जो आईटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ऑल्दो आपको भी पता होगा, शायद आपने अटेंड किया हो, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स मौजूद है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कंप्लीट कोर्स मौजूद है, और मोस्ट प्रोबेबली आप वो कोर्सेज करके ही मेरे चैनल पर आए होंगे। लेकिन इस कोर्स में भी थोड़ा बहुत यूज़ जो है मैं एआई का करके ऐड करूँगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट एआई आज के दौर में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो मेन मैं समझता हूँ कि बेसिक कोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो ये है कि वो है कंप्यूटर के या बेसिक आईटी स्किल्स। अगर किसी को कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं आता, तो लैपटॉप का यूज़ नहीं आता, तो वो आईटी स्किल्स में भी बहुत अच्छा, एआई स्किल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिक ये क्या है कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ आता हो, सॉफ्टवेयर का यूज़ आता हो, इस पर ग्रिप हो आईटी स्किल्स के ऊपर, तो आप एआई का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं कोर्स को, और साथ साथ मैं आपको स्क्रीन के साथ साथ जो स्लाइड्स हैं उनके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली जो ब्राउज़र पे जाकर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और शायद थोड़ा सा 1 घंटे का हो कोर्स, 1 घंटा लग जाए हमें, तो इंटरेस्टिंग भी होगा और टेक्निकल भी होगा। तो अपने ज़रा दिमाग को फ्रेश कर लें, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, और अगर ज़रूरी काम है तो कर लें, और इसको वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, या इसको अपने आप को व्हाट्सएप मैसेज कर दें, या अपने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को, अपने फैमिली मेम्बर को इसको मैसेज कर दें, ताकि बाद में आप इसको एक्सेस कर सकें और इस कोर्स को देख सकें। क्योंकि ये कोर्स जो है आपको जॉब दिलवा सकता है, आपको अगर आप अपनी जॉब पे हैं आपको प्रमोट करवा सकता है। क्योंकि आज के दौर में हर वो शख्स, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, अगर उसके पास एक साइड पर आईटी स्किल्स हैं तो वो अपने कैरियर में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। सो अगर हो सके तो चाय का एक कप पकड़ें मेरी तरह, और चाय भी पीते जाएं साथ साथ, और इस कोर्स को अटेंड करें, और बहुत ही रिलैक्स होके चीज़ों को समझें। जहन पे इसको ऐसे जैसे स्कूल में सीखते हैं वैसे ना सवार करें, ना मैं वैसे पढ़ाता हूँ स्कूल्स की तरह। मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ही स्मूथ वे में, और विद एग्जांपल्स और आसान करके। तो आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू से कि हाँ, मुझे कंप्यूटर के ये फ़लाँ स्किल्स आते हैं, मैं कंप्यूटर में कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं किसी भी ऑफिस में अब जो है कंप्यूटर्स को डील कर सकता हूँ। अगर आपको पहले से भी कंप्यूटर का यूज़ आता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं वो सिखाऊंगा जो कि आपके लिए भी न्यू हो सकती हैं और आपको बहुत फ़ायदा देंगी। सो स्टार्ट करते हैं बाय गोइंग ऑन टू द स्क्रीन। सो वी हैव द कोर्स हियर। ये हमारा कोर्स है, और आपको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट। किस तरह से मिलेगा, मे बी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोई लिंक डाल दूं, या एट द मिड ऑफ द वीडियो या एंड ऑफ द वीडियो में आपको इसके बारे में बताता चलूं। सो इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर स्किल्स, और ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा मेरी तरफ से, और मेरी कंपनी माइंड लैब्स की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ज़रा इस पिक्चर पर गौर करें। इस पिक्चर में अगर आप गौर करें तो ये एक हॉस्पिटल की पिक्चर है। क्योंकि मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल को देख रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए एक एग्जांपल के तौर पे डाली है, आपके लिए भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये एक हॉस्पिटल की पिक्चर है कि जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो सफाई कर रहा है, पोछा लगा रहा है, और रोबोट्स ने सारे सिस्टम्स और सारा कुछ संभाला हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन, ये एक इंडिकेशन है, एक ड्राइंग के थ्रू उन्होंने कार्टून के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। ऑल्दो ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन ये एक इमेज के थ्रू आइडिया दिया, एक कहानी एक्सप्लेन की है कि जो बिल्कुल बेसिक काम रह जाएंगे वो इंसान जो होगा वो कर रहा होगा, और जो भी कॉम्प्लेक्स और थिंकिंग वाले और डिटेल वाले काम होंगे वो कंप्यूटर्स, एआई, आईटी स्किल्स वाली, आईटी वाली चीज़ें कर रही होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद से कर रही होगी। तो पहले ये होता था, ख़तरे की बात ये कि पहले ये होता था कि आप आईटी स्किल्स सीख के कहीं ना कहीं सेट होते थे, जॉब मिल जाती थी। अब ख़तरा ये है कि आईटी स्किल्स को तो एआई खुद कर सकती है। एआई क्या है, बेसिकली आईटी को एक ब्रेन मिल गया है, उसको एक बंदा मिल गया, खुद से वो बंदा बन गई है और वो खुद से काम कर सकती है। सो इससे पहले कि वो आपकी जगह ले ले, आप जल्दी से आईटी स्किल्स सीखें और अपनी जगह को सिक्योर करके आप भी एआई सीखें, और जो काम वो कर सकती है एआई, वो काम आप उससे लेना शुरू हो जाएं और आप अपनी जगह बना लें। तो बजाय कि ये डरने के कि मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी, आप वो चीज़ें अडेप्ट कर लें, वो चीज़ें सीख लें। ठीक है,
इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब बड़े सगीर में ये जो इंडो पाक का एरिया है, टीपू सुल्तान और इस तरह के जब ये लोग होते थे 17वीं सदी के करीब, तो ये लोग बंदूक का यूज़ नहीं करते थे, गन का यूज़ नहीं करते थे, ये तलवारों का यूज़ करते थे, तीरों का यूज़ करते थे। ऑल्दो तोप शोप इनको बनानी आती थी, लेकिन ये गोली का बंदूक का यूज़ नहीं करते थे। तो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए, जब यूरोपियंस आए यहाँ पर, तो उनके पास बंदूक होती थी। तो क्या हुआ कि बहुत ही बुरा कंपटीशन था कि इनके पास तलवार होती थी और उनके पास बंदूक होती थी, तो वो हावी हो गए, उनके ऊपर छा गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बजाय के भागते, उन लोगों ने यानी कि इंडो पाक के लोगों ने क्या किया, बड़े सगीर के लोगों ने गन्स का यूज़ सीखना शुरू कर दिया और वो भी गन्स यूज़ करने लगे। तो मुकाबला जो है बड़ा टफ हो गया। बजाय कि ये होता कि अंग्रेज़ पूरे टेक ओवर कर जाते, वो गन्स के यूज़ से वो भी उन्होंने रेजिस्टेंस अच्छी शो की, तो एटलीस्ट उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो ये एक एग्जांपल है कि बजाय कि आप इन चीज़ों से भागें, दूर भागें, मार खाएं, आप अपनी जगह बना लें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक पिक्चर क्या बता रही है कि जहाँ पहले कभी इंसान बैठे होते थे, अब वहाँ पर जो है टोटल जो है वो सिस्टम्स लग चुके होंगे, आईटी सिस्टम होगा। ये तो एक इंडिकेशन के तौर पर रोबोट भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर रोबोट बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ एक छोटे से आईसी के अंदर हो सकता है, एक छोटे से सर्किट के अंदर हो सकता है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ ह्यूमन बैठा होता तो वो बिल्ली की वीडियो देख रहा होता, कोई ड्रामा देख रहा होता, कुछ अपने बॉस को जो है ना वो धोखा दे रहा होता। तो कंप्यूटर ऐसा नहीं करते, रोबोट ऐसा नहीं करते। सो ये एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाई द कोर्स इज नीडेड। बेसिक कंप्यूटर एंड IT skills including AI and prompt engineering knowledge are essential in today's digital age. They enable efficient communication, access to information and streamlined work process. Basically IT और AI स्किल से क्या होता है कि आपका जो काम है वो एफिशिएंट हो जाता है। ये मेन चीज़ रखनी है। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि IT स्किल्स का क्या फ़ायदा होता है, आपने ये कोर्स किया, इसका क्या फ़ायदा है। आप कहेंगे कि इससे क्या होता है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कोई चीज़ अगर हमें ढूंढनी है तो बजाय मैं बुक्स खोलूँगा, मैं इंटरनेट से वो चीज़ ढूंढ लूँगा और वर्क जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, वो बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो बजाय कि मैं टाइप राइटर का यूज़ करके उसको लिखूँ, फिर उसको फाइलों में डालूँ, मैं MS वर्ड खोलूँगा और उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट लिखूँगा और उसको सेव कर दूँगा। मुझे किसी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्ट्रीमलाइन हो गया वर्क प्रोसेस। और एफिशिएंट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम ईमेल्स कर सकते हैं, हम इसके अलावा फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स कर सकते हैं IT स्किल्स को यूज़ करके। सो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको जॉब दिलवाएगा, ये आपको जॉब पे प्रमोशन दिलवाएगा। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको ये वैल्यूएबल, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। और मेरा जो माइंड लैब्स का सिस्टम है, उसके थ्रू जो है आपको एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके पास, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वैल्यू करेगा। क्योंकि माइंड लैब्स इस वक्त पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर, मैं इस वक्त किर्गिस्तान में बैठा हूँ, जिसको किर्गिज़ रिपब्लिक भी कहते हैं। ये पोस्ट सोवियत रशियन स्टेट है और यहाँ पर भी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, माइंड लैब्स अपनी सर्विसेज दे रही है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट जस्ट अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन माइंड लैब्स। तो आपको इस सर्टिफिकेट का बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट जैसे मैंने कहा, प्रेजेंटेशंस एंड कोडिंग फैसिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑटोमेशन। सो बेसिकली IT स्किल से आप ऑटोमेशन क्या, कोई काम जो आप मैनुअली करते हैं आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं IT स्किल से आप कर सकते हैं। सो possessing these skills empowers individuals to navigate technology, harness AI's potential and adapt to modern demands. तो बेसिकली जब ये स्किल्स आपके पास होते हैं तो वो कहता है कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, आप इस काबिल होते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आप, और या डिमांडिंग मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, तो उनको आप जल्दी से सीख सकते हैं। लाइक अगर आपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स या IT स्किल्स पे कोर्स कर लिया है तो AI का यूज़ जैसे ही आया तो ऑफिस वाले सब कहेंगे कि AI पे कोर्स करो, AI पे कोर्स करो। हमें अपने जो HR वाले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो कहते हैं हमें अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें उनको इम्प्रूव करना है, तो वो कहेंगे AI पे कोर्स करना चाहिए सबको। तो वो कोर्स, AI का कोर्स, वो लोग ज़्यादा अच्छे से करेंगे और उनको HR वाले भी प्रेफर करेंगे कि जिनको पहले बेसिक IT स्किल्स आते होंगे। जिसको कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ ही नहीं आता तो उसको कभी भी वो प्रेफर नहीं करेंगे फ्री ट्रेनिंग देने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए। और जिसके पास फिर ट्रेनिंग होगी, जो वो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ले लेगा, तो वो आगे प्रमोट भी हो जाएगा। यानी कि दो दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, एक ने बेसिक IT स्किल्स उसको आते हैं और एक को नहीं आते।
दोनों की प्रमोशन होनी थी, लेकिन क्या हुआ, एआई आ गई और एआई की वजह से शोर मच गया और एचआर वालों ने कहा कि हमारे पास एक ही बंदे को एआई कोर्स कराने के पैसे हैं, बजट है, तो हम तो जनाब शफीक साहब को करवाएंगे, जमाल साहब को ये कोर्स नहीं कराएंगे क्योंकि जमाल साहब ने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स पे कोर्स नहीं किया हुआ। तो जमाल भाई आपने बुरा नहीं मनाना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और शफीक भाई आपकी तारीफ़ कर दी है, आपने चौड़े नहीं होना, ठीक है जी। कोर्स आउटकम, कॉन्फिडेंटली नेविगेट कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस कोर्स की आउटकम क्या है? आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप लैपटॉप खोलेंगे, आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकेंगे और आपको ये नहीं होगा कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू सिक्योर दैट जॉब। आपको फॉर एग्जांपल मुझे अपना इंटरव्यू याद है, इंटरव्यू हो रहा था रिसर्च एसोसिएट का। एक उनको ऐसा बंदा चाहिए था मेडिकल की फील्ड का कि जो रिसर्च में काम कर सकता हो। आगे मेरे सामने जो प्रोफेसर साहब बैठे थे वो इतने सीनियर थे कि उनकी जितनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, यानी कि 50 से 60 साल उनकी ज़िंदगी का वर्क एक्सपीरियंस था, वो बैठे हुए थे। और जो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था उसकी अपनी उम्र 50 साल थी, यानी कि उसकी वाइस चांसलर की उम्र जितनी थी, पूरी उस बंदे का लाइफ का वर्क एक्सपीरियंस इतना था, ठीक है। यानी कि जिस टाइम उस प्रोफेसर साहब ने जॉब शुरू की थी उस टाइम ये वाइस चांसलर पैदा हुआ था और वो भी उस इंटरव्यू में सामने बैठे हुए थे। तो ये बाबे मेरे सामने सीनियर बैठे हुए थे और एक बाबा जी जो सबसे सीनियर थे उन्होंने सवाल किया कि बॉय कैन यू यूज़ कंप्यूटर? मैंने कहा व्हाई नॉट, सर आई हैव माय ओन वेबसाइट। वाओ, सो डू यू नो व्हाट इज़ क्वेश्चन बैंक? सो वो प्रोफेसर साहब जो हैं वो यूके में काम करके आए हुए थे, तो वो मैंने कहा जी येस आई नो क्वेश्चन बैंक, दिस इज़ सॉफ्टवेयर इन विच देयर आर क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस पड़े होते हैं, वी पिक सम क्वेश्चंस बाय गिविंग सम कमांड्स एंड देन प्रिंट आउट एंड वी गेट अ क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है और उनके पास 1980 का कोई क्वेश्चन बैंक का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि बॉय यू आर हायर्ड, कल आओ और वो मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना मुझे वो रन करके दो। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। फिर मैंने आईटी वालों को भी बुलाया और मिल के काम किया, उसको हमने वर्किंग उस पर की। वो फ्लॉपी डिस्क्स के अंदर पड़ा हुआ था और इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क कि हमें फ्लॉपी डिस्क्स ड्राइव नहीं मिल रही थी और वो उनका इतना पुराना डाटा, खैर हमने उस पर कुछ काम किया। तो पॉइंट इज़ दिस, किस बात पर उन्होंने कहा कि यू आर हायर्ड, कि मुझे उन्होंने पूछा कंप्यूटर यूज़ करना आता है? मैंने कहा जी। उन्होंने नहीं पूछा, मेडिकल के सवाल नहीं किए, उन्होंने और कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी, एक चीज़ पूछी और उन्होंने हायर कर लिया। इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कल आ जाओ, दिस इज़ सफिशेंट। समझ रहे हैं आप इस बात को? दैट्स वाई मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ। कोई मुझे व्यूज़ का शौक नहीं है, हो सकता है इस कोर्स पे शायद 300 व्यूज़ आ जाए। जिन 300 लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा उनकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाए। मास्टर एसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन और डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको ये पता होगा एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कोई भी लेटर बनाना है, कोई रिकॉर्ड रखना है, कोई खाते हैं, डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट की हैं, तो वो आपको आती है। और प्रेजेंटेशन बनानी पड़े कभी, वो भी आती हो इस कोर्स के बाद। सेफली ब्राउज इंटरनेट एंड प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। इंटरनेट का यूज़ जो है सेफ्टी से करना आता हो, ये ना हो कि प्रोफेसर साहब की सारा डाटा जो है वो आप उनका कंप्यूटर यूज़ करने बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं और उनका डाटा सारा लीक हो गया। एफिशिएंटली मैनेज फाइल्स एंड यूटिलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको फाइल सेव करनी आती हो, फोल्डर्स बनाने आते हो और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल आता हो, जो कि लाइक गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की, इस तरह की चीज़ें, ताकि दुनिया में आप वो प्रोफेसर साहब कहीं पे भी जाएं, आपका बॉस कहीं पे भी जाए तो आप कहीं सर आपने ये वाली फ़ाइल खोलनी है और उसमें जो है आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा जो कंप्यूटर में पड़ा होता है। तो उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट के ऊपर जो है वो सारा डाटा डाला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे गूगल फोटोज़ के अंदर आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, दुनिया में कहीं पे भी आप वो ओपन कर सकते हैं अपना जीमेल साइन इन करके, आपको कंप्यूटर में या मोबाइल में रखने की ज़रूरत नहीं होती। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। जैसे मैंने पहले कहा सिक्योरिटी करनी चाहिए, डाटा की सिक्योरिटी आपको आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ट्रबल शूट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज़ विद कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ट्रबल शूटिंग आती है। ट्रबल शूटिंग कहते हैं किसी भी चीज़ की ख़राब हो जाना और उसको फिर ठीक करना, उसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग। तो लाइक सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आ जाते हैं, बात को हार्डवेयर इश्यूज़ आ जाते हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें, ये ना हो कि वो काम ना हो रहा तो आप बैठे हो कि जी आईटी वाला आएगा तो ये काम करेगा। आप जहाँ तक कर सकते हो वो आपने करना है। आईटी वाले के आने से पहले अगर आप
कर सकते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट के बंदे को जहमत देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको आईटी डिपार्टमेंट के बंदे को बार बार जहमत देने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये आपके बिहाफ पर एक इनकम्पिटेंसी कंसीडर हो सकती है, जो कि प्रमोशन के लिए क्वेश्चन मार्क हो सकती है। ऑल्दो ये आपके काम नहीं भी होगा, लेकिन वो कहेंगे यार ये देखो छोटा सा काम था, वो बटन ऑफ का बटन इसने नहीं दबाया और ये कह रहा था ये कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा, पीछे प्लग नहीं लगा हुआ था और ये कह रहा था यार कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। तो इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। तो एक मुझे ये इस तरह का केस याद आ गया कि एक बहुत सीनियर किसी के बॉस थे और वो कोलीग नया नया वहाँ पर ऑफिस में गया और उसने ज्वाइन किया, तो बॉस बहुत गुस्से में कि ये देखो कंप्यूटर बर्बाद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा, ये है वो है, शोर मचाया हुआ उसने। तो वो जो जिसने ज्वाइन किया था रिक्रूट न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने जाके सिंपल देखा एक प्लग उतरा हुआ है और उसने वो प्लग लगा दिया, कंप्यूटर ऑन हो गया। और जो बॉस था उस इतना खुश कि देखो इसने मेरा कंप्यूटर ठीक कर दिया, ये वो, उसने हर बंदे को बताया। उस बंदे की प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होगी और वो टॉप पे पहुंच गया। वो सिर्फ उसने काम क्या किया था, उसने एक प्लग लगा दिया था जो प्लग उतरा हुआ था और उसके बॉस को पता भी नहीं था। अच्छा जी, सो ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर में आता है ये बात कि आपका एक कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो उसको ऑन कैसे करना है। एक्सप्लोर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, खैर इतना आसान नहीं होता। वापस आ रहा हूँ उसी पॉइंट पर, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग में बाज़ औक़ात रैम निकाल के दोबारा लगानी पड़ती है, पेज खोलने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपने MBA किया हो, आपने वाइट कॉलर जॉब आप कर रहे हैं, आप बड़े टाई शाई लगा के आ रहे हैं, आपको पेचकस पकड़ के लैपटॉप खोलना पड़ सकता है प्रोफेसर साहब का या अपने बॉस का, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ें होती हैं जिससे आप उस वर्क एनवायरनमेंट को फैमिली बना देते हैं और फिर वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप उनको छोड़ना चाहें लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, इन्हीं बातों की वजह से। तो मैं आपको साथ साथ माइंडसेट की ट्रेनिंग भी देता रहूँगा, स्किल सेट के साथ साथ, और यही मेरा गेम प्लान है कि आपको स्किल सेट, माइंडसेट और फिर ड्रिल सेट बना देने के लगे रहें उस काम में कि यहाँ तक कि आपको उसमें से कामयाबी मिल जाए, याजूज माजूज की तरह सुराख करके रहें उस दीवार में। एक्सप्लोर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI एंड ऑटोमेशन, इक्विप फॉर रिमोट वर्क एंड स्मॉल बिजनेस IT नीड्स। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप कोई रिमोट वर्क भी कर सकते हो, ऑनलाइन काम हो जाए। कोरोना की तरह के इश्यूज़ में आपको रिमोट काम आता हो, ये ना सर जी वो लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा, सर जी मेरे से काम नहीं हो रहा, वो फ़ोन पे बॉस नाराज़ हो जा रहा है, यार वो फाइल भेजो और आपसे रिमोट वर्क ही ना हो रहा हो। नहीं सर वो तो वो ऑफिस में पड़ी हुई है और ये है वो सारा कुछ। तो वो कहेंगे आपको चाहिए था कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर देते, उसको वन ड्राइव पे डाल देते, गूगल ड्राइव पे डाल देते। अच्छा, एंड स्मॉल बिजनेस IT नीड्स, कोई स्मॉल बिजनेस ने आपको हायर किया हुआ है और आप उनकी नीड्स को पूरा कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने स्मॉल बिजनेस ने हायर किया या आप किसी स्मॉल बिजनेस वाले को अप्लाई किया अपने जॉब पे और आप उनको ऑफ़र करते हैं कि सर जी मैं आपकी, जब आप मुझे ये ऑफिस की जॉब दे देंगे तो मैं आपका ना एक काम करूँगा, मैं आपका छोटी सी एक वेबसाइट बना दूँगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ब्लॉगर का कोर्स दिया हुआ है तो आप वो अटेंड करें, आप किसी की भी वेबसाइट बना सकते हैं। आप उस वेबसाइट को मैनेज करते रहें, वो स्मॉल बिजनेस वाला आपके साथ बड़ा कोऑपरेटिव रहेगा। वो कहेगा कि यार इस बंदे ने मेरे बिजनेस की वेबसाइट बनाई हुई है, इसको तो नहीं निकालना, इसको तो अपने साथ ही रखना है, ठीक हो गया। एम्पावर योरसेल्फ फॉर सक्सेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड जो आगे डिजिटल वर्ल्ड ही है, टैक्सीज़ ख़त्म हो गई, ऊबर सिस्टम आ गया, तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक वक्त आने वाला है कि टैक्सी ऊबर में बंदा भी नहीं बैठा होगा, आपके घर के बाहर जो टैक्सी आएगी उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, जो कि चाइना में इस वक्त हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो एक दिन ये पाकिस्तान में भी हो जाएगा, ये वक्त दूर नहीं है। लेकिन जॉब्स कहाँ निकलेंगी? जॉब निकलेंगी उस ऊबर की कंपनी में। ऐसे बंदा उनको चाहिए होगा जो बैठ के सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वीडियो गेम की तरह उस टैक्सी की वीडियो देखे कि वो गाड़ी किधर गई, किधर नहीं गई, कहाँ फंस गई, क्या इशू आया, किसने शीशा तोड़ा, किसने पत्थर मारा, कौन बीच में बैठा और उसने टोकन पेमेंट नहीं की और फलां फलां, ठीक है। मॉड्यूल 1, तो ये किसको आता होगा? जिसको IT स्किल्स होते होंगे, चाहे उसने MBA किया हो, चाहे उसने इंजीनियरिंग की हो, जो कह रहा है मुझे जॉब नहीं मिलती, ज़रा उन बंदों को ज़रा मुझे ढूंढ के दें। मेरे पास स्पेशल एक जादू की छड़ी है उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। जॉब मुश्किल होता है, बाज़ों का ढूंढना मुश्किल होता है, ये भी ऐसा नहीं है कि जॉब दरख्तों पे लगी हुई है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ख़ास है तो यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी आपको। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड IT हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में एसेंशियल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ऑनलाइन सेफ्टी, फाइल मैनेजमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? बेसिकली इंटरनेट को यूज़ करते हुए सिक्योरिटी रखना कि आपका डाटा ब्रीच ना हो जाए। व्हाट्सएप हैक हो जाता है, जैसे फलां ईमेल हैक हो जाती है,
लाइक एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहीं पे दे दूं आपको। एक दफ़ा मैंने क्या किया, ऑल्दो मुझे बहुत कुछ इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक मिस्टेक कर बैठा। मुझे कहीं उर्दू लिखनी थी अपने मोबाइल से और मैंने एक जाके गूगल प्ले स्टोर से एक उर्दू कीबोर्ड को डाउनलोड किया, ऐसे ही किसी को रैंडमली डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद मैंने कहीं बाद मेरा कहीं फेसबुक लॉग आउट हुआ, मैंने फेसबुक को लॉगिन किया तो कीबोर्ड पर उर्दू इंस्टॉल हुई हुई थी। तो वो जो कीबोर्ड था वो बेसिकली फ़ेक था। मोबाइल के अंदर जो की पैड्स होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, और उन्होंने डाटा चोरी कर लिया मेरे पासवर्ड का, और उसके बाद मेरा जो वो फेसबुक है वो हैक हो गया। उसके बाद से ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करता, और मेरा फेसबुक का यूज़ सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड ही होता है। माइंड लैब्स का पेज यूज़ करता हूँ या अपना प्रोफेसर अब्दुल्ला का पेज यूज़ करता हूँ। फ़ेसबुक को एज ए पर्सनल फ़ेसबुक यूज़ करना छोड़ दिया है, और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। उसके बाद से वक्त बहुत बच जाता है और मैं ज़्यादा काम पर तवज्जो देता हूँ अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। ट्रबल शूटिंग एंड टेक सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको बताया था। फ्यूचर ट्रेंड्स इन आईटी फॉर वर्क एंड बिजनेस एंड कंक्लूजन एंड फर्दर लर्निंग। सो मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड आईटी क्या है। सो स्टार्टिंग विद दिस मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड आईटी। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम abacus to modern computers, how computer process information, binary and data representation। चलें जी, what is abacus? सबसे पहला आपको कंप्यूटर दिखा दें, अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले abacus कंप्यूटर, ठीक है, ये चाइनीज़ का कंप्यूटर होता था और ये कोई 3-4 हज़ार साल पहले की बात है। ये कोई 18वीं सदी 19वीं सदी की बात नहीं है। तो ये बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए होता है कंप्यूटर, कितने नंबर इधर गए कितने नंबर उधर गए, तो कैलकुलेशंस करते थे और बड़े बड़े हिसाब किताब इसके ऊपर कर लेते थे दिमाग में सोच के कि ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है, ये इतना ऊपर नीचे फला फला फला, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर ये था। और फिर मॉडर्न कंप्यूटर जो है आपके सामने, आपके घर पे भी होगा, आपके ऑफिस में होगा। तो ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, काम इनका वही है, कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब भी यही होता है, कंप्यूटिंग करना, बेसिकली किसी चीज़ को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने को कंप्यूटिंग कहते हैं। कैलकुलेशन को भी कंप्यूटिंग कह सकते हैं, ठीक हो गया। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस, तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी एंड डाटा रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज याद रखें, बाइनरी लैंग्वेज, वो ये होती है 0101, एक इनकी मेन लैंग्वेज है। 0101 या 0 होता है या 1 होता है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर जो ब्लैक एरिया है, यहाँ पर जो कोड है वो सारा 00000 है, और ये जो वाइट जहाँ जहाँ है यहाँ पर 111111 है, ठीक है। जहाँ येलो है, येलो का कोड होता है 111, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है 1111111, जैसे मैं एम पर कर रहा हूँ माउस को होवर, या मेरा माउस जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर 11111 कोड बनता जा रहा है। तो 1 और 0 की फिगर्स के अंदर जो है काम चल रहा होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अच्छा, बाइनरी क्या होता है? बाइनरी ये होता है कि आपको कंप्यूटर की मेमोरीज से आपको आइडिया होगा। कंप्यूटर्स की मेमोरीज जो हैं, या रैम जो होती है या रोम होती है, रैम क्या होती है और रोम क्या होती है अभी मैं बताऊंगा। ये बढ़ती है विद बाइनरी फिशन। लाइक 8 GB की रैम है, ठीक है, उसके बाद 16 GB की रैम है, 16 GB के बाद 32 GB की, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है, स्क्वायर होता जा रहा है। 32 के बाद 64 GB है, 64 GB के बाद 128 है, 128 के बाद 256 है, 256 के बाद 512 है, 512 के बाद 1024, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड 1 GB। तो इस तरीके से ये बाइनरी इसको कहते हैं, बाइनरी, ठीक हो गया। और डाटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है कि ये इन बाइनरी पे प्रोसेसिंग करता है और डाटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये कोडिंग हुई हुई है 0101, और 0101 जो है मेरे सामने स्लाइड बन के आया हुआ है। सो दिस इज़ बेसिकली कंप्यूटर की बेसिक्स हैं, अबाउट इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर कंप्यूटर गूगल इमेजेस खोला हुआ है, कंप्यूटर बाइनरी डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। सो ये आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था 010101, तो ये इसमें इसकी हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, कोई चीज़ येलो है या ब्लैक है या क्या क्या, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वैसे ही। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। CPU होता है। CPU क्या है? जिसके अंदर ICs लगे होते हैं वो CPU होता है। वो लैपटॉप में भी होता है, वो मोबाइल में भी होता है, और वो कंप्यूटर में भी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? एनीवन?
डेस्कटॉप, डेस्क का मतलब होता है टेबल और टॉप का मतलब होता है उसके ऊपर, तो ऐसा कंप्यूटर जो डेस्क के टॉप पर होता है। लैपटॉप का मतलब क्या होता है, लैपटॉप, लैप होती है गोद, इंग्लिश में लैप कहते हैं गोद को, तो अक्सर आपने देखा होगा लोग लैपटॉप लैप के ऊपर लैपटॉप को रख के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है कोई चीज़ मूव कर सकती है, मोबाइल कर सकती है, तो मोबाइल फ़ोन ऐसा फ़ोन जो मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का मतलब होता है रीड रैंडमली एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो होती है रैंडमली एक्सेस्ड मेमोरी, और एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। रोम जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है, और ये ज़्यादा जीबी, जिसके जीबी ज़्यादा होते हैं, ये आपको 512 जीबी मिलेगी, 320 जीबी मिलेगी, ये आपको बाइनरी में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल की रोम जो होती है वो ज़्यादा होती है और आपकी रैम जो है वो कम होती है। रैम क्या होती है बेसिकली, रैम होती है जैसे एक मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है वो है रोम के अंदर, और एक मैंने थोड़ी देर के लिए किसी चिट के ऊपर इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो है रैम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे टास्क हैं, तो मैं जो है फौरी तौर पे क्या करता हूँ कि मैं उसको चिट के ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, चिट के ऊपर लिख लेता हूँ। और अब ये चिट हर वक्त तो मुझे नहीं चाहिए, तो जब वो काम हो गए तो वो मैंने चिट जो है वो डिलीट कर दी या फेंक दी। तो बेसिकली रैम ये करती है कि जब काम का लोड बढ़ जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन को चिट पे डाल देती है, उसको कहते हैं रैम, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ब्रेन में रखती है, जिसको यहाँ पर स्टोरेज लिखा हुआ है, या हम इसको रोम भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने, कीबोर्ड माउस जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा आजकल पेन्स आ गए हैं, टेबलेट कहते हैं उसको, टेबलेट, ठीक है, टेबलेट के साथ पेन होता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस होती है, कुछ लोग ग्राफिक्स का काम उससे करते हैं। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट जो डाटा लेती हैं, आउटपुट जो डाटा बाहर निकालती हैं। तो आपसे बहुत बेसिक सवाल ये भी कोई कर सकता है, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, तो आप क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस और टच पैड और ऐसी चीज़ें जिससे इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे चीज़ इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, उसमें मॉनिटर, स्क्रीन और प्रिंटर, ठीक है। स्कैनर भी जो है वो इनपुट डिवाइस होगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़ हो गई, लाइक मैक के अंदर, एप्पल के अंदर मैक ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये मुख्तलिफ विंडोज़ की तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और आगे प्रोग्राम का नेम, MS एक्सेल हो गया, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। सो नेविगेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग, रीनेमिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ। सो आप अपने जो डेस्कटॉप है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक आप कर सकते हैं सॉर्ट कर सकते हैं इनको बाय नेम, ये सारे नेम के साथ सॉर्ट हो गए। सॉर्ट कर सकते हैं आइटम टाइप जो है आप ये कर सकते हैं कि ये माई कंप्यूटर को सबसे टॉप पे ले जाएं, जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं वो सारी एक तरफ आ गई, जितनी भी तस्वीरें हैं वो सारी एक तरफ आ गई, जितने भी प्रोग्राम्स के लिंक हैं वो सारे एक तरफ आ गए, तो ये टाइप हो गया। इसी तरह से व्यू लार्ज आइकन्स कर सकते हैं, व्यू स्मॉल आइकन्स कर सकते हैं, व्यू के अंदर जाके ऑटो अरेंज कर सकते हैं, तो ये होता है आपका कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। इसके अलावा ये जो आपकी बार है नीचे, इसको आप ऊंचा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर साइड पर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी। इसको सिर्फ क्या करना है, अपने माउस को थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर दबाए रखना है और ये जो है नीचे और ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ थोड़ी देर लाएंगे, इसको नीचे ले जाएं। सो दिस इज़ कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारे पास फाइल्स के हवाले से बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल फाइल्स के हवाले से बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, लाइक मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इम्पोर्टेंट फाइल्स फॉर बॉस, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोल्डर बना दिया, कैसे बनाना है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसके ऊपर लिखूँगा इम्पोर्टेंट फाइल्स फॉर बॉस। अच्छा, पहले से एक बना हुआ है तो ये सेव नहीं होगा, इसके ऊपर ये कहेगा कि पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ 2, ठीक है, सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। तो पहले वाले को खोल के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर मुख्तलिफ राइट क्लिक करके न्यू
फोल्डर बनाएं और जो जो आपके काम है, जैसे लेटर्स रखने हैं, मीटिंग्स एजेंडा रखने हैं, ऑफिस की फाइल्स का रिकॉर्ड रखना है, ईमेल्स की प्रिंट का रिकॉर्ड रखना है, ईमेल्स प्रिंट नहीं, ईमेल का डाउनलोडेड रिकॉर्ड रखना है, तो आप जो है वो इस तरीके से उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। फोल्डर्स के अंदर आप डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मीटिंग्स का मैंने एजेंडा बना के डाला हुआ है यहाँ पर। ऑफिस में कोई मीटिंग होती है उसका एजेंडा आप रख सकते हैं। सो मूविंग, रीनेमिंग, अच्छा किसी फाइल को फाइल क्रिएट करनी है, तो ये एक फोल्डर में आ गया। मैं यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ अब ये देखें ये मेरे से क्लिक हो गया, मैं इसको रीनेम नहीं कर सकता। तो कैसे करूँगा, या तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक और क्लिक करूँगा थोड़ी देर बाद, तो मैं अब इसको रीनेम कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है, इसके ऊपर क्लिक किया और F2 दबाया और उसका नाम रखा मीटिंग एजेंडा। आज है 27 अक्टूबर हो गई है, 27/10/2023। तो ये साथ डेट डाल देंगे तो ये बड़ी काम की चीज़ है। ऑल्दो यहाँ डेट आ रही होती है, लेकिन आप अपनी फाइल के नेम में भी डेट डाल दिया करें, आपका बॉस बहुत खुश होगा। अच्छा ये आपने रीनेम कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, मूविंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। अच्छा ये जो मैंने क्रिएट कर दिया, अब ये क्या है, बेसिकली इसको आप ओपन करके एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। फाइल पहले बन गई है और उसमें डाटा बाद में डाल सकते हैं। डिलीटिंग फाइल्स, डिलीट करना हो तो आप क्या करें, कभी भी ऑफिस फाइल को शिफ्ट डिलीट करके डिलीट ना करें, उससे क्या होगा, वो खस कम जहाँ पाक हो जाएगी। अगर आप सिर्फ डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगी और यहाँ रिसाइकल बिन के अंदर वो पड़ी हुई होगी, कुछ दिनों तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसको हटा नहीं देंगे। और अगर फर्स्ट करें गलती से डिलीट हो गई थी तो राइट क्लिक करके रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये वहीं पर उसी फोल्डर में वापस जिन की तरह वापस आ चुकी होगी। ये देखें आपके सामने यहाँ आ गई, ठीक है। तो डिलीट कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट डिलीट नहीं दबाना। शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो वो खस कम जहाँ पाक, ख़त्म हमेशा के लिए। अच्छा जी, चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। कुछ चीज़ों को मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, कुछ को सरसरी बताऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। बेसिक ट्रबल शूटिंग टिप्स के अंदर आइडेंटिफाई कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, स्टक हो गया है, मूव नहीं कर रहा, तो आपने दबाना है स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर जो है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, CTRL+Alt, ये नीचे आ गया कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ये आपने कीबोर्ड के ऊपर दबाने हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। लाइक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर, यहाँ से इसके ऊपर टिक करूँगा, टास्क मैनेजर, ठीक है। ये वाली विंडो जो है खुल जाती है, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करूँगा तो ये वाली विंडो आएगी और यहाँ से टास्क मैनेजर खोल दूँगा, ठीक है। तो हैंग हुआ हुआ कंप्यूटर जो है ना वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा ब्राउज़र हैंग हो गया है, वो स्टक हो गया है, तो मैं करूँगा राइट क्लिक, एंड टास्क कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएगा, प्रोसेस वहीं पर एकदम से डेड हो जाएगा और वो जो कंप्यूटर अड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस फंक्शनिंग करने लग जाएगा। हैंडलिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, डायग्नोस्टिक एंड सिंपल रिपेयर्स, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। बैटरी नॉट प्रॉपरली फिट, हो सकता है आप लैपटॉप ऑन करें, ऑन नहीं हो रहा और पता लगा कि बैटरी सही तरह से फिट नहीं थी। चार्जर इशू हो सकता है, चार्जर प्लग ऑफ हो सकता है, चार्जिंग पोर्ट का इशू हो सकता है। लाइक सब कुछ ठीक है, चार्जर भी ठीक है, लेकिन चार्जिंग पोर्ट जहाँ पर आपने चार्जिंग पोर्ट लगाई, जहाँ पर आपने पिन लगाई हुई चार्जिंग की, वो पोर्ट ख़राब है तो लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ और अब वो ओपन नहीं हो रहा। आप सुबह ऑफिस आए और लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा, उसकी वजह ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। बैटरी नॉट प्रॉपरली फिट, हो सकता है आपने ज़ोर से रखा हो, थोड़ा सा झटका लग गया हो तो बैटरी हिल गई हो, इसलिए भी ऑन नहीं हो रहा होगा। चार्जिंग पोर्ट इश्यूज़ हो गए। वायर बर्निंग स्मेल आपको आ रही है, अगर आपको लगे कि वायर बर्निंग की स्मेल आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ जल तो नहीं रही, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हो रही, तो इससे भी आपको पता लग जाता है। स्टार्ट बट लाइट ब्लिंक, समटाइम्स क्या होता है कि कंप्यूटर ऑन होता है लेकिन उसकी लाइट ब्लिंक कर रही होती है और ऑन नहीं हो रहा था, स्क्रीन नहीं आ रही थी, तो बेसिकली रैम का इशू होता है। बाज़ औक़ात आप लैपटॉप को झटका लगे तो उसकी रैम हिल जाती है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसके पीछे से पेज खोल लें, उसकी रैम निकाल के दोबारा लगानी है। हाउ टू चेक लैपटॉप रैम प्रॉब्लम या ट्रबल शूटिंग लैपटॉप रैम, ठीक है। ये भी ठीक है, लैपटॉप रैम चेंज, ठीक है, ये कर लेते हैं।
सो आपके लैपटॉप के पीछे दो चार आप पेज खोलेंगे, ये इस तरह से 2-3 पेज, यहाँ पर एक ढक्कन सा लगा होता है, लिड होती है, वो उतारेंगे तो आपकी रैम निकल आती है। इसको एक दफ़ा आप निकाल लें, निकालने के बाद ये वाले क्लिप्स को खींचेंगे तो वो खींच के बाहर आ जाएगी, और दोबारा डालेंगे तो ये क्लिप्स दोबारा टाइट खुद ही हो जाएंगे। तो रैम आपकी बाहर एक दफ़ा निकाल के दोबारा लगाएंगे तो लैपटॉप जो ब्लिंक कर रहा था लाइट्स, वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो फिर भी उसके बाद भी ब्लिंक कर रहा है तो कहीं ना कहीं CPU के किसी ICU का मसला है, उसके लिए फिर आपको IT की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन रैम के लिए ही, रैम निकालने और दोबारा लगाने के लिए IT की सपोर्ट लेनी पड़े तो आई थिंक ये एक अच्छी बात नहीं है। इतना सा काम आप खुद कर लें और अपने इदारे की ज़रूरत बन जाए। तो ये है मेन चीज़ें जो आपने करनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिक IT के बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं कि किसी बंदे को अगर कोई कहे कि मुझे कंप्यूटर स्किल्स आते हैं और उसको रैम इशू आ जाए, वही ना करना आता हो, तो आफरीन है फिर। मॉड्यूल 2 एसेंशियल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से हैं? MS ऑफिस है। आप ओल्ड हो या न्यू हो, जो भी हो आप इस्तेमाल करें। मैं तो 2010-16 या पता नहीं 13 मेरा है, ऑफिस 2013 है आई थिंक। मेरा कोई नया नहीं है, कोई आई थिंक ऑफिस 2013 ही आई थिंक। सो खैर, कहने का मतलब है कि आपको इतना लेटेस्ट 2023-24 का लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास हो आप यूज़ करें, ऑफिस में जो भी हो सब एक तरह का काम करते हैं। MS वर्ड में जो है हम लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, प्रपोजल्स बना सकते हैं बिज़नेस के। MS एक्सेल के अंदर हम जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लाइक नंबरिंग वाले काम कर सकते हैं। और MS पावर पॉइंट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं। और MS पेंट के अंदर जो है आप छोटे मोटे ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। और कैनवा जो है वो तो फिर ग्राफिक्स का मास्टर है। और इसके अलावा जो है एडोब होता है, एडोबी कहते हैं उसको, एडोबी फोटोशॉप होता है। तो वो एडवांस जिनको ग्राफिक्स का शौक़ होता है वो उनके लिए है, आप जनरल पॉपुलेशन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है सीखने की। थोड़ा सा मैं आपको MS वर्ड और एक्सेल का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लाइक ये मेरे पास MS वर्ड खुला हुआ है, इसमें हमने क्या करना होता है, आई थिंक कुछ आगे स्लाइड्स होंगी जिसमें इसकी बात हुई होगी। वर्ड प्रोसेसिंग फंडामेंटल्स, क्रिएटिंग, एडिटिंग, हाँ ये इसमें वर्ड की ही बात हुई है। फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट पे बात करते हैं। ये देखें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर ये हम इसको, ये डार्क इसलिए हुआ है, ये बोल्ड हुआ है, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया और ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, समटाइम्स आपको लेटर के अंदर, किसी ऑफिशियल लेटर के अंदर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा ये बड़ा ए है, छोटा ए, बड़ा ए जो है वो इसका साइज़ बढ़ा देता है, छोटा ए इसका साइज़ कम कर देता है। और ये जस्टिफिकेशन है, अलाइनमेंट है कि अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ करनी, इंग्लिश की आमतौर पे लेफ़्ट की तरफ होती है। ठीक है, फिर सेंटर भी कर सकते हैं, जैसे टॉपिक का टाइटल हो उसको सेंटर में कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे उसको और उसको ऊपर से कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये देखें, अगर आप ये देखें, ये एक पैराग्राफ है जो टेढ़ा मेढ़ा सा हुआ है, तो अगर आप ये वाला प्रेस कर देंगे जस्टिफाई, तो ये सारा बराबर हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है मैं कहूँगा कि बेसिक फॉर्मेटिंग है जो आपको आनी चाहिए। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना हो, ए पे बड़े पे क्लिक करें, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, नीचे पे करें छोटा हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये सारे जो लेटर्स हैं ये कैपिटल हो जाएं, तो ये ए लिखा हुआ है, सारे अपर केस हो जाएं, अपर केस हो गए। मैं कहता हूँ कि सेंटेंस केस हो जाए कि पहले का बड़ा और बाकी सारे छोटे लेटर्स हो। फिर मैं कहता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड जो है कैपिटलाइज हो जाए जैसे पहले था, तो ये हर वर्ड कैपिटलाइज हो गया। तो आपने थोड़ा बहुत खुद भी हाथ पैर मारेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, पेज लेआउट क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लेटर बना रहे हैं और आपकी पेज लेआउट ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर आमतौर पर जो पेपर साइज़ होता है जो प्रिंट के लिए वो लेटर नहीं होता, लेकिन MS वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो जो फाइल खुलती है वो लेटर की खुलती है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट लेटर में खोला हुआ है, तो आपने A4 कर देना है। इसका साइज़ फ़र्क होता है इस पेज का। ठीक है, ये देखें, ये 10 इंच तक से 11 इंच तक जा रहा है, और लेटर जो है वो भी तकरीबन 11 तक नहीं है, वो है 8, 9, 10, साढ़े 10 इंच का। ठीक है, तो फ़र्क पड़ जाता है पेज लेआउट और पेज साइज से। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, इंसर्टिंग इमेजेस, टेबल्स एंड हेडर्स, मार्जिन्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ये डाटा जो है मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे आ जाए, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, मार्जिन्स को चौड़ा कर लूँगा। ठीक है,
तो यही MS वर्ड है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यही चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको आती हूँ तो आप जो है अपने ऑफिस में राज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन हो गए, लेआउट हो गई पेज, इमेजेस, टेबल्स एंड हेडर्स एंड फोटर्स। सो हेडर और फोटर क्या होता है, ये देखें, ये जहाँ पे डबल क्लिक करें ये हेडर होता है। ये मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, उसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ये डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाता है बोल्ड, और यहाँ से बड़ा ए करके इसको ऊंचा कर लिया, बड़ा कर दिया। अब ये यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये यहाँ पे ग्रे नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्रिंट होगा तो ब्लैक होगा। ये हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये वाला टाइटल लिखा होगा, आप ये देखें नीचे भी आ गया खुद ही। तो ये होता है हेडर, ये लिखा हुआ है हेडर, और इस तरह से नीचे होता है फुटर। फुटर के अंदर आप लिख सकते हैं अपना कंपनी का एड्रेस या यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ठीक है, 76 गुलशन इकबाल कराची, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर एंड टैब प्रेस करें, 0331, एक टैब ज़्यादा हो गया है, बैक करता हूँ, 0331 777 888955, ठीक है। यहाँ पर लिख दें फ़ोन, और ये देखें जी। तो ये जो है आप अपना वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, फुटर, ठीक है, और ये जस्टिफाई से एंटर कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से जो है ना ये अपर बॉर्डर ले लें तो ये लाइन बन जाएगी, और यहाँ से जो है आप इसके नीचे लोअर बॉर्डर कर दें, बॉटम बॉर्डर, तो ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये देखें डॉक्यूमेंट की शान ही बदल गई। अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखें, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उससे पहले नहीं लग रहा था। इमेज कैसे डालते हैं, आ जाएं जी, इमेज डाल के देखते हैं। इंसर्ट पे जाना है आपने, और यहाँ से पिक्चर्स पे क्लिक करना है, और पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज डाल दें, या वीडियो प्रोजेक्ट क्या है, या लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं, ये बुक्स की, ठीक है, ये डाल देते हैं इंसर्ट, और ये देखें जी तस्वीर आ गई, ठीक है। इसको आप यहाँ से साइडों से पकड़ के छोटा कर दें तो ये साइड पर हो गई है, तो कोई मसला नहीं, आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये पिक्चर ऊपर उड़ रही हो, हवा में हो, टेक्स्ट के ऊपर हो, तो ये वाला क्लिक कर दें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, आपने ये कर दिया। अब आप इसको हवा में उड़ा सकते हैं, ये देखें इसके। और अगर आप चाहते हैं कि ये हवा में ना उड़े, ये टेक्स्ट के साथ साथ ही हो, तो आप ये वाला प्रेस कर देंगे, ठीक है, फिर ये यहीं पे चलती फिरेगी। ये देखें ये टेक्स्ट को आगे पीछे कर रही है और उसके साथ साथ है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो कैसे, इस पर क्लिक करेंगे, ये साइड पर आ जाता है, स्क्वायर या टाइट, ठीक है, या इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, बॉटम ऑफ टेक्स्ट होता है, बिहाइंड टेक्स्ट भी होता है। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो देखें वो पीछे चला गया, ये देखें पीछे चला गया। तो इस तरीके से आप इमेज डाल सकते हैं, उसको आल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेडर्स, फुटर्स, टेबल्स। आपने कोई टेबल डालना हो तो कोई मसला नहीं है, एंटर प्रेस करें, न्यू टेबल यूँ करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल की तरह की शीट बना सकते हैं यहाँ पर छोटी सी, और उसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर लिखें डेली बजट कंजम्पशन, ठीक है, इन रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस जनरेटर फ्यूल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस पेपर कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीज़ लिखें 1222, ठीक है, ये हो गए 502, ये हो गए 780, ठीक है। और इसी तरह से आप कहते हैं कि भाई ये पूरा हो गया, तो मैं एक और लाइन बढ़ाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। यहाँ पर लिख दें टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल लिख दें उसका, फॉर एग्जांपल वो जो भी बनता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, इतना बनता है और फला फला। यहाँ पर इन रुपीज़ है, यहाँ पर आप कोई और वैल्यूज़ डाल सकते हैं। क्वांटिटी QTY क्वांटिटी, ये 2 थी, ये 1 है, ये
55 थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक रिकॉर्ड बना सकते हैं और वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट आपको बता दिया। कमेंट्स एंड ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और बॉस को सबमिट किया, तो बॉस कहते हैं यार ये वाला जो तुमने पैराग्राफ लिखा है ना इसको ठीक करो। तो वो क्या करेंगे, वो रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से वो करेंगे न्यू कमेंट और उस पर लिखेंगे चेंज द टाइटल या चेंज द टेक्स्ट, ठीक है। ये उन्होंने कमेंट कर दिया। अब जब ये मेरे पास वो फाइल भेजेंगे तो उसमें वो रेड हुआ होगा और यूँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं हो सकता है मुझे यूँ नज़र आए, ठीक है। तो मैं शो कमेंट्स करूँगा तो इस तरह से नज़र आने लग जाएंगे। शो कमेंट्स पे से ये रिव्यू टैब के अंदर है, हटाऊँगा तो वो हट जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका MS वर्ड का भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। और ट्रैक चेंजेस हो गया। ट्रैक चेंजेस यही कि आपने कमेंट्स को फॉलो करना है और वो चेंजेस ठीक करनी है। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स। अब एक्सेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम सर्च के अंदर, विंडोज़ के अंदर यहाँ पर लिखेंगे सर्च में एक्सेल, ठीक है। एक्सेल, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर जो है अब हम काम करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं इसको। मास्टरिंग हम एक्सेल को कर रहे हैं और इसमें हम खोलते हैं न्यू वर्कबुक। तो एक्सेल के अंदर क्या होते हैं, ये होते हैं कॉलम्स और ये होती हैं रोज़, और इसका सारा काम जो है ना इन रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर इस तरह से काम कर रहा होता है कि इनका आपस में लिंक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा एक काम करके दिखाता हूँ। लाइक आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस कैलकुलेट, ठीक है। ये आपने एक चार्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर आपने लिखा लाइक वही वाला हम कॉपी करके देखते हैं, शायद इसमें यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ऑफिस और इसका आपस में जो है एक लिंक होता है वर्ड का और एक्सेल का, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल V, ये देखें जनाब आ गया। ओह ये आ गया और ये ऐसे आ गया, लेकिन आपको मैं वैसे थोड़ा सा बना के ख़ुद भी दिखा देता हूँ। उसी तरह से यहाँ मैं लिखूँगा डेली एक्सपेंस, ठीक है। उसमें एक कॉलम का नाम रख दिया मैंने ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है, और दूसरे का नाम रखा ऑफिस जनरेटर, ठीक है। तीसरे का नाम रखा ओ ऑफिस पेपर PAP, ठीक है। और इनके मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे 122502720, ठीक है। और ऑफिस पेपर का क्या था 780, ये कुछ ऊपर नीचे हो गया, खैर। तो कहने का ये मतलब है कि ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अगर आपने प्लस करना है तो बैठ के आप यहाँ से कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, CALC करके कैलकुलेटर खुल जाता है, ठीक है। ये आ गया कैलकुलेटर। आपको कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेटर खोलने की। आपने क्या करना है, आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाना है, ऊपर होम टैब होगा उसमें यहाँ जाना है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन का, उसके अंदर आपने सम पे क्लिक करना है। जब हम सम करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्लस आ जाएगा उसका। तो ये डाटा जो है सारा ये 3224 बना रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं टोटल। अब ये एक छोटा सा आपके पास डाटा आ गया डेली एक्सपेंस कैलकुलेटर का, एक्सपेंस कैलकुलेटर, ठीक है। इसको अब आपने ब्यूटीफाई करना है, इसको आपने ब्यूटीफाई करना है एक्सपेंस कैलकुलेटर एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम इसका चार्ट का नाम ही रख देते हैं। अब ये ऊपर से क्योंकि फॉर्मेटिंग चली आ रही है तो उसको समझ आ गई, उसने उसको कॉपी कर लिया, ऑल्दो ये समटाइम्स ऐसे कॉपी नहीं भी करता उसको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। यहाँ तक हम इसको कर देते हैं ब्लैक, इन डब्बों को हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और ये वाले जो हैं इनको हम कर देते हैं थोड़ा सा लाइट ब्लू, ठीक है। और हम इसको जो है टोटल, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट डालनी है रुपीज़, ठीक है। और इसको हमने करना है वाइट। अब ये ब्लैक के अंदर ब्लैक से लिख रहे हैं ना तो वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो और ये जो है हम इसको टोटल को जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और इस सारे को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं यहाँ से सारे
बॉर्डर्स, ठीक है, ये बॉर्डर्स बन गए और यूँ जो है आपका जो है एक टेबल प्यारा सा बन गया। आप इसको यहाँ पर डाल दें, कॉर्ड वहाँ से कंट्रोल C करें या कंट्रोल X करें या कंट्रोल V कर दें। अब देखें ऊपर नीचे है, कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ पर फॉर्मेटिंग है, ये सारे ऊपर चले जाएंगे, ये भी मिड में आ जाएंगे, ये सारे नीचे चले जाएंगे, ये सेंटर में आ जाएंगे। तो सबसे मिड वाला ले लें और सेंटर वाला ले लें, ठीक हो गया। तो इससे जो है आपका एक टेबल बन गया। तो यही जो चीज़ है, कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है सम की, कहीं एवरेज निकालने की, कहीं मैक्सिमम मिनिमम। तो मैं एवरेज निकालता हूँ जी। एवरेज जो है वो, ये इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, एवरेज डेली का जो है वो 800, हर चीज़ पर 800 रुपये का खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एवरेज। तो किसी मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली जो है वो होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये एक और चीज़ ये होती है कि जैसे ये प्लस कैसे कर रहा है ना, इसने इसको कैसे प्लस किया है, तो इसके अंदर ये कोडिंग हुई हुई, प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि इस ब्लॉक का जो कोड है वो ये है कि G16 और G19 को जमा करना है। अब G16 क्या है? G16 ये G है सारा और ये 16 है, ठीक है। G16 से G19 तक उसने जमा करना है, ठीक है। ये देखें, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, G16 से रेशो G19, यानी कि उसको पता है सम करना है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ G16 के बजाय G18, तो अब वो सिर्फ इन 3 डब्बों का करेगा, 780 को छोड़ देगा। अगर मैं कर देता हूँ G17, तो अब वो सिर्फ 2 रोज़ का करेगा, ये वाली 2 रोज़ का, और नीचे वाली 2 रोज़ को छोड़ देगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा, टोटल में चेंज हो जाएगा रिजल्ट, देखें चेंज हो गया। तो ये है प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक छोटे लेवल की, जो कि हम अपने MS Excel के अंदर ही कर लेते हैं। तो G19 और ये हमारा टोटल आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये है ऑल अबाउट एक्सेल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं इसके अंदर, और बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में उनको हम डिटेल कोर्स में कर सकते हैं इफ़ यू नीड इट। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, ट्रैक चेंजेस हो गया, ये रोज़ एंड कॉलम्स की आपको समझ आ गई, एंटरिंग डाटा एंड बेसिक फार्मूलाज आपको समझ आ गई, मैनेजिंग डाटा विद स्प्रेडशीट, सॉर्टिंग एंड फिल्टर। अब एक और मज़े की चीज़ जो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इसका हम चार्ट भी बना सकते हैं, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारा सिलेक्ट करता हूँ और ये लिखा हुआ सॉर्ट एंड फिल्टर, और मैं कहता हूँ कस्टम सॉर्ट, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ यार मुझे रुपीज़ की जो सारे है ना वो डिटेल दो, तो वो सारे रुपीज़ को उसने सॉर्ट कर दिया ऊपर से नीचे, कम से ज़्यादा को उसने सेट कर दिया। हम इसको कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हुआ था ना, तो रुपीज़ के बजाय रुपीज़ पे हम करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर कोड बदल गया है, यहाँ पर टोटल ऊपर चला गया ना, क्योंकि ये वैल्यूज़ यहाँ से भी चेंज हो गई, तो एक कोड बदल गया उसका G12 से G15। तो G12 से लेकर G15 में तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको जो है यहाँ पर इसका कोड चेंज करूँगा और इसको मैं करूँगा, ये कौन सा है 17 से लेकर 20, तो यहाँ मैं लिखूँगा 17 और यहाँ लिखूँगा 20। तो आप देखें एकदम से नीचे वाली फिगर्स ऊपर प्लस हो गई हैं, कैसा ज़बरदस्त काम हुआ, ठीक है। ये इररिलेवेंट है, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिल्टर भी यही है तकरीबन, इसको आप यूँ कर सकते हैं, राइट। फिल्टर कैसे करना है कि मैं सिर्फ इसमें से जो है लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ जो है ना ऑफिस का जनरेटर एक्सपेंसेस और पेपर की कंजम्पशन बताओ कितनी हुई है, ठीक है, और बाकी मैं टिक हटा देता हूँ, तो वो मुझे ये तो बताएगा, ठीक है, कि ये इन कितनी हुई है। सो ये है बेसिकली फिल्टरिंग। वो डिलीट नहीं हुए, वो मौजूद हैं, उनको कैसे देखना है, यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं तो वो सारे दिखाने लग जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डाटा, और जाता हूँ मैं इसके इंसर्ट ग्राफ्स, और मैं कोई भी पाई चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं, ऊपर से हम टाइप सेलेक्ट कर रहे थे, तो बता रहा है कि आपके जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं डेली एक्सपेंसेस, 38% आपके हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके ऑफिस, सॉरी ये टेबल जो है वो थोड़ा सा मैंने
गलत तरीके से सिलेक्ट किया है, डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, नहीं सही सिलेक्ट किया था। सो वो आपको सारे बता रहे हैं कि आपका पेपर पे जो है वो 24% ऑफ योर बजट कंज्यूम हो रहा है, और ऑफिस जनरेटर के ऊपर आपका 22% बजट कंज्यूम हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये देखें, इसको आप चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। यहाँ पर ये भी हुआ था, इसको आप मुख्तलिफ तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके स्लाइड्स को घुमा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, जैसे करना चाहें ये आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप प्रेजेंटेशन में डाल देंगे, यहाँ डाल दें, पेस्ट कर दें, तो आपका 4 चांद लग जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन में। डिज़ाइन इफेक्टिव स्लाइड्स, तो ये करने से आता है, आपने इनको करना है तो आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। डिज़ाइन इफेक्टिव स्लाइड्स, थीम्स, ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया। अब आगे बात पावर पॉइंट की। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यू पावर पॉइंट स्लाइड बनानी, तो हम ये एक टेम्पलेट सेलेक्ट की, जो भी आ गई अच्छी लगी वो हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे टाइटल रखा ऑफिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। किस टॉपिक पे है, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है बाय प्रोफेसर अब्दुल्ला, ठीक है। ये मैंने न्यू लिख दिया। ये इसको हम कर लेते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको भी हम करते हैं होम अलाइन सेंटर, इसको भी अलाइन सेंटर, ठीक है। ये हमारी एक प्रेजेंटेशन का वो डाटा बन गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू स्लाइड ऐसी नहीं होगी, उसमें यहाँ पर टाइटल आएगा। पहले मैं लिखता हूँ मेन पॉइंट्स या मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ ABCD, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है। अब क्या कहता है, वो कहता है कि ये तो हो गया, आप इसके अंदर एनिमेशंस ऐड करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भैया इसको जो है एनिमेशन करो फ्लाई इन, ठीक है। ये इस तरीके से सारे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है एनिमेशन करे, ये फेड होके आए, ठीक है, ऐसे। तो ये देखें, अब मैं स्लाइड शो चलाऊँगा, ये देखें। और ये क्योंकि मैंने बाद में किया था तो ये बाद में हो रहा है, ये पहले किया था ये पहले हो रहा है। अगर मैं इसको पहले करता, ये देखें, जैसे अब कोई नहीं हुआ। Ctrl Z करने से क्या होता है, Ctrl Z से चीज़ वापस हो जाती है, और Ctrl Shift Z से चीज़ जो वापस हुई थी वो दोबारा हो जाती है। ये आपने कि हॉट कीज़ याद रखनी है, अभी आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। सो एनिमेशन फ्लाई इन, ठीक है, इनको सेलेक्ट करें। एनिमेशंस अपीयर या स्विरल करके आए, ठीक है, ये देखें ऐसे। तो ये बाज़ औक़ात अच्छी लगती, बाज़ औक़ात अच्छी नहीं भी लगती। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका। कोई इसमें तस्वीर डालनी हो, इंसर्ट पे जाएं, कुछ भी हो, आपने इंसर्ट करना हो, तो कोई चीज़ डालनी हो तो आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। आप यूँ करके इमेज डाल दें, और ये जो है आपका इमेज आ गया, ठीक है। तो यूँ आपकी प्रेजेंटेशन बनती है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते रहते हैं। बाज़ औक़ात आपको यही चीज़ कॉपी करके इसी को एडिट करना है, तो डुप्लीकेट स्लाइड कर दें, और अब यहाँ पर यहाँ पर चेंज कर दें वैल्यूज़, ठीक है। दिस इज़ हाउ MS ऑफिस पावर पॉइंट वर्क्स। आपने इसमें कोई ऑडियो डालनी हो, आप इसमें ऑडियो डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट, और यहाँ से मैं ऑडियो करता हूँ फ्रॉम माय PC, ठीक है। PC पे अगर कोई ऑडियो पड़ी हुई है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, और म्यूज़िक वैसे कुछ शायद ये पड़ी, इसको इंसर्ट कर देते, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके अंदर आ गया। तो जब ये स्लाइड प्ले होगी तो ये इसमें ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, ये देखें, ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये देखें, ये और ये आ गया साउंड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे प्ले, और ये प्ले हो जाएगा। आई थिंक प्रोसेसिंग करने लग गया। मैंने 2-3 दफ़ा इस पर क्लिक कर दिए। आई थिंक इट्स गेटिंग स्टक। अब ये स्टक हो गया तो ट्रबल शूटिंग करनी है, Ctrl+Alt+Delete प्रेस करना है, टास्क मैनेजर पे जाना है। हो सकता है ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा हो, तो हम इसको डिलीट कर, इसको हम एंड टास्क कर देंगे। देखें, ये हो रहा नॉट रिस्पॉन्डिंग, हम इसको करेंगे एंड टास्क, ये हो गया बंद। अब जो कंप्यूटर का प्रोग्राम फंसा हुआ था वो हो गया बंद। चाहे आपका डाटा सेव हुआ था कि नहीं हुआ था, आपने उसको बंद करना है, और दोबारा से यहाँ पर लिखना है पावर पॉइंट। पावर लिखेंगे तो पावर पॉइंट का जो है वो मेन आ जाएगा। इसको ओपन कर लें, और यहाँ से ये वाली फाइल जो हमारी थी वो खोल लें।
सो आपके सामने रन टाइम पे करके दिखाया किस तरीके से चीज़ों को आपने कंप्यूटर स्किल्स को यूज़ करना है और ठीक अपना काम ठीक ठीक करना है। अब आ जाते हैं हॉटकीज के ऊपर। अच्छा, जैसे ऑडियो डाली थी इसी तरह से वीडियो की ऑप्शन भी होती है। आप वीडियो भी डालेंगे तो क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाएगी। आप अपने कंप्यूटर से भी डाल सकते हैं, आप यूट्यूब का लिंक भी डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड शॉर्टकट्स, कंट्रोल ए से सारी चीज़ें। अब जैसे मैं पूरी ये स्लाइड के अंदर चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी करूँगा तो वापस हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा तो जो हट गया था, वापस हो गया था, वो वापस आ जाएगा। जो ख़राबी हुई थी वो दोबारा ख़राबी सामने आ जाएगी। जैसे मेरे से यहाँ पर रीडू के आगे ये लिखा गया तो मैं करूँगा कंट्रोल जेड तो वो चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये वापस आ जाए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल जेड, सॉरी वो गलत हो गया। कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड। कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये वर्ड के अंदर इस वक्त कमांड काम नहीं कर रही, ये मैं आपको क्या नाम है पावर पॉइंट के अंदर। ये हो गया कंट्रोल जेड और ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट जेड। यहाँ पर भी काम नहीं करी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड। अब ये जो चीज़ है वो ये कि देखें, मैंने देखा इसके अंदर आई थिंक मेरा इसमें ये प्लग इन होने वाला होगा MS ऑफिस के अंदर कि कंट्रोल जेड से तो रीडू अनडू हो जाता है, ठीक है, अनडू। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट जेड से हाँ रीडू फॉर्मेट जो है कंट्रोल वाई है फॉर ऑफिस, CTRL प्लस वाई। लेकिन ब्राउज़र के अंदर जो है कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वापस करना हो किसी चीज़ को तो ज़्यादा हम क्योंकि ब्राउज़र यूज़ करते हैं इसलिए मुझे वही याद था। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। MS ऑफिस के अंदर मैंने कुछ गलत कर दिया, कंट्रोल जेड से वापस चला गया, लेकिन कंट्रोल वाई से वो वापस आ भी जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड हटा दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इंटरनेट एंड ऑनलाइन सेफ्टी। अब ये जो है ये ज़रा हम जल्दी गो थ्रू करेंगे। मेन चीज़ आपका जो मेन था लुबे लुबाब वो हो गया। सर्टिफिकेट के अंदर जो मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए थी वो आ गई। वेब ब्राउजिंग बेसिक्स, नेविगेटिंग वेबसाइट एंड हाइपरलिंक्स यूजिंग बुकमार्क्स एंड ब्राउज़र टैब्स। आपको कोई टैब बहुत अच्छा लगा है, कोई पेज इंटरनेट पे अच्छा लगा है, फॉर एग्जांपल ये वाला पेज अच्छा लगा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और उसको करना है बुकमार्क और यहाँ से करना है ऐड टू बुकमार्क या कंट्रोल डी भी प्रेस करेंगे तो यही काम हो जाएगा। जैसे कंट्रोल डी, ठीक है। वो पूछ रहा है कि इसको भैया किधर डालना है, मैंने यहाँ पर ही डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, ये ऊपर आ जाता होता है जो भी मैं बुक मार्क करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ ना आए तो मैं इसको अदर बुक मार्क्स पर टिक कर दूंगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऊपर ही आए, यहाँ पर आए, तो ये वाली टिक कर दी, डन। स्पीड डायल ये होता है कि जब आप ये पहला ब्राउज़र खोलते हैं तो यहाँ पर ये जो बटन हैं ये स्पीड डायल है, यहाँ पर लाना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, बाकी नेविगेटिंग वेबसाइट्स एंड हाइपरलिंक्स, आपने इसमें ये देखना होता है जैसे गूगल पे कुछ आप सर्च करें तो आपने नीचे लिंक को ज़रूर देखना होता है कि ये कौन सा, जैसे कि मैं कोई किसी पेज पे आऊँ तो ये google.com ही होना चाहिए, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। और ये भी जो यहाँ पर दिखा रहा है ytubetool.com, ये यहाँ पर भी वही नीचे दिखानी चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रही है इसका मतलब ये कोई वेबसाइट है जिसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो आपने वेबसाइट को कैसे नेविगेट करना है इंपॉर्टेंट है। सर्च द इंटरनेट इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग सर्च इंजन्स, गूगल, बिंग एक्सेट्रा, एडवांस सर्च ऑप्शंस, ऑपरेटर्स एंड टेक्निक्स, गूगल अदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ना ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तस्वीर रैम कैसे एक लैपटॉप में लगाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है टूल्स की और उसके अंदर साइज़, कौन सी इमेज हो, बहुत आइकन हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, ठीक है। मैंने लार्ज पे क्लिक कर दिया। अब जितनी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ हैं वो आ गई, ठीक है। कलर जो है वो फ़ोटो में डोमिनेंट कौन सा हो, कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट हो ताकि सर्किट्स वाला मुझे ज़्यादा नज़र आए, तो ये देखें ग्रीन डोमिनेंट आ गया। तो गूगल सर्च को भी आप अल्टर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। रेड कर दूंगा तो रेड वाले ये देखें जितने भी हैं इमेजेस रैम से रिलेटेड वो आ गए। टाइप में मैं कहता हूँ कि मुझे जो है क्लिप आर्ट यानी कि पेंसिल से बने हुए आर्ट की तरह के आर्ट हो या ग्राफिक्स से बने हुए आर्ट हो। लाइन ड्राइंग जो है वो पेंसिल से बने हुए होते हैं आई थिंक, हाँ ये वाले।
तो जिस तरह की आप करेंगे वो वैसा आ जाएगा। कॉपीराइट यूजेज क्रिएटिव कॉमन कर देंगे तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ जो है वो फ्री पड़ी हुई है इंटरनेट पर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो एनी कलर कर देते हैं और यहाँ से क्रिएटिव कॉमन कर देते हैं तो भी एक हमें तस्वीर मिली जो कि रैम से पता नहीं क्या उन्होंने बनाया है इन्होंने, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन्स में, लेकिन ये कह रहा है लाइसेंसेबल, इस पर हो सकता है कि उन्होंने लाइसेंस लगाया हो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सर्च इंजन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने गूगल पे कोई चीज़ की डेफिनेशन जाननी हो तो डिफाइन वो चीज़ जो भी आपने जानी है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ डिफाइन बायो केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है वो कह रहे हैं मैंने इसको डिफाइन करे, तो उसने ये लिख दिया डिफाइन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ऐसे ही। तो ये इसने जो है ना वो यहाँ पर लिख दी एटॉमिक थ्योरी इज़ द साइंटिफिक, जो भी उसकी डेफिनेशन कहीं पे लिखी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। डिफाइन प्लेजियरिज्म, ठीक है, प्लेजियरिज्म क्या होता है, तो ये प्लेजियरिज्म के बारे में कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज एन वंस ओन, तो कहते हैं प्लेजियरिज्म, अब किसी काम को अपना काम बनाकर पेश करना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी सेटिंग्स, सेफ ऑनलाइन पेमेंट्स एंड अवॉइड स्कैम्स। अच्छा, प्राइवेसी सेटिंग में ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाकर लॉगिन नहीं करना ब्राउज़र में, आपने न्यू प्राइवेट विंडो में जाके ब्राउज़र लॉगिन करना है, अपना जीमेल लॉगिन करना है, क्योंकि जब आप उसको बंद करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा। अगर आप मेन ब्राउज़र के अंदर करेंगे तो आपका साइन इन रह सकता है और आपका डाटा लीक हो सकता है, ठीक है। ये प्राइवेसी के तरीक़ाकार है। सेफ ऑनलाइन पेमेंट्स एंड अवॉइड स्कैम, जब कभी भी आपने किसी वेबसाइट पे पेमेंट करनी हो तो आपने ना जो उन्होंने वीज़ा मास्टर वो लिखा होता है तो उस पर जब माउस लाएं तो वो क्लिकेबल हो और उसके पीछे लिंक होना चाहिए visa.com और mastercard.com का। अगर वो नहीं है और सिर्फ हल्की सी पिक्चर्स डाली हुई उसका मतलब वो फेक है। वहाँ पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो चोरी हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑफिस में काम करते हुए। फाइल मैनेजमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर, रीनेमिंग, कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स, जो मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पर ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, डेट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसको अपनी मर्ज़ी से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो रीनेमिंग, कॉपिंग भी मैंने आपको बता दिया था। ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एफिशिएंटली, टैगिंग एंड कैटेगराइजिंग फाइल्स, यही कि आपने यहाँ पर जो है वो मीटिंग एजेंडा का एक अलग से वो बना हुआ है फोल्डर आपका, और लेटर्स के लिए अलग बना हुआ है, तो इसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन या रिकॉर्ड कीपिंग भी कहते हैं, कैटेगराइजेशन भी कहते हैं। यूजिंग फाइल मेटा डाटा फॉर इजी रिट्रीवल, आपसे फॉर एग्जांपल वो फाइल आपके बॉस ने फ़ौरन कहा है कि मुझे जो है ना मीटिंग की फ़ाइल ला कर दो जिसमें एजेंडा था, तो अब आपको याद नहीं है कि उसमें क्या था, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वेकेशन, आपके बॉस कहते हैं कि जो छुट्टियां देनी थी उसके बारे में एक फ़ाइल हमने मीटिंग की थी, उसकी वो फाइल निकाल के लाओ, उसका डाटा लाओ, तो आप क्या लिखेंगे, छुट्टियों को कहते हैं वेकेशंस, तो आपने सर्च में वेकेशन लिखा तो आपके सामने उसने वो फाइल निकाल दी, ठीक है, ये वाली फ़ाइल है। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे और थे, हम ये वाले यहाँ पर थे मेन फोल्डर, ठीक है, मीटिंग के अंदर है ना ये फाइल्स, हम इसमें भी नहीं, हम बाहर हैं और हम यहाँ पर सर्च करते हैं वेकेशन, तो ये भी तब भी वो फाइल्स निकाल देगा जिसके अंदर वेकेशन लिखा हुआ है, वेकेशन पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ सर्च। और रिट्रीवल, फाइल रिट्रीवल यही होता है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल MS1 क्या है, वन ड्राइव क्या है, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव एज करता हूँ, नई जगह पर सेव होता है, वहीं पर एज इट इज़ सेव करना, सेव एज होता है, इस फाइल की एक कॉपी बनाकर मैं सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं वन ड्राइव की, तो वन ड्राइव क्या है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट है, तो ये फाइल वहाँ सेव हो जाएगी जैसे गूगल ड्राइव पर सेव हो जाए, तो आप उसको कहीं से भी बस गूगल को लॉगिन करना है या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करना है और आप वो फाइल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी होगी बल्कि वो ऑनलाइन पड़ी होगी, तो उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। कोलैबोरेटिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स इन द क्लाउड। अच्छा, आप जैसे गूगल ड्राइव होता है तो उसके अंदर ऑप्शन होती है कि इसको आप दूसरों से शेयर करें ईमेल में, और इसके अंदर एडिटर ऐड कर दें कि कौन कौन इसको एडिट कर सकता है, कौन कौन इसको सिर्फ व्यू कर सकता है, तो ये हो गया क्लाउड
कंप्यूटिंग के अंदर कोलैबोरेटिंग या कोलैबोरेशन। तो ये भी आपको ऑफिस स्किल्स में या ऑफिस स्किल्स कह रहा हूँ, आईटी स्किल्स में आना चाहिए ऑफिस में जॉब करने के लिए। सिंकिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, सो वही जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो मल्टीपल डिवाइसेस में डाटा सिंक्रोनाइज कर देती है। लाइक मेरा जीमेल यहाँ पे भी साइन इन है, मेरे लैपटॉप में भी है, मेरे टैब में भी है। तो उस जीमेल के थ्रू मैंने गूगल ड्राइव पर एक फ़ाइल डाली है, वो मेरे लैपटॉप में भी खुल सकती है, मेरे मोबाइल पे भी और मेरे टैब में भी। ठीक हो गया, ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे चलते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, छोटा सा ओवरव्यू करूँगा। कोडिंग बेसिकली क्या होती है, दो बातें आपने याद रखनी है, इंटरव्यू पे जाने से पहले ये रिवाइज कर लेना। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सिंटैक्स और लॉजिक। ठीक है, सिंटैक्स और लॉजिक। व्हाट इज़ कोडिंग? सिंटैक्स एंड लॉजिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। क्या है? कोडिंग इज़ रिटन इन लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कोडिंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। यानी कि कंप्यूटर आजकल का जैसे पाइथन है ना, तो कंप्यूटर ना बाकायदा बातें समझता है। जैसे चैट जीपीटी है, वो पाइथन पे काम किया हुआ है, उन्होंने उसको पाइथन पे बनाया है, तो हम उसे चैट बातों की तरह कर सकते हैं और वो डाटा हमें देता है। वो प्रोग्रामिंग है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ लाइक न्यू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो आपको प्रोग्रामिंग आती है कि आपने कैसे चैटबॉट को प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो मज़े की बात यह है, आफ्टर चैट जीपीटी या न्यूरल नेटवर्क या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब से शुरू हुई है एआई के अंदर, तब से प्रोग्रामिंग की जो खासियत थी वो कम होती जा रही है कोडिंग की, और जो वर्ड्स हैं, जो हमारे लफ्ज़ हैं, वो ही प्रोग्राम बनते जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वजह से। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ईच विद देयर ऑन लॉजिक एंड सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है लाइक किसी प्रोग्राम का, किसी कोड का ख़ास तरतीब से लिखे होना। जैसे HTML के अंदर अगर हमने तस्वीर डालनी हो, वेबसाइट बनाते हुए उसमें हमने कहीं तस्वीर डालनी है, तो हम करते हैं ये वाला कमांड लगाते हैं IMG SRC सोर्स। ठीक है, और सोर्स क्या है? www.google.com/ ये वो। ठीक है, ये उसकी सोर्स है, ब्रैकेट क्लोज स्लैश ये बंद। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, जब हम उसको वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ तस्वीर आई होगी जो इस लिंक पे थी। तो ये है क्या है, ये इसका सिंटैक्स है, जो मैंने जिस तरतीब में ये वर्ड्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखा है। और लॉजिक उसकी ये है कि उसने तस्वीर लानी है, इमेज सोर्स, इससे यहाँ से तस्वीर उसने उठाकर यहाँ पर शो करनी है। तो IMG की लॉजिक है कि जब ये लिखा होगा तो जो लिंक आगे दिया होगा तो उसने वहाँ से तस्वीर उठा के इधर वेबसाइट पे शो करनी है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन क्विक करते हैं। पाइथन का मैं उनको आपको ये कहूँगा कि अगर आपका पीछे पहले कंप्यूटर और आईटी का बैकग्राउंड नहीं है और प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, तो आप पाइथन ना करें, क्योंकि आजकल हर कोई पाइथन करना चाह रहा है, क्योंकि एआई का दौर है। एआई पाइथन पे बनी या उसमें पाइथन का बहुत यूज़ होता है, तो हर कोई एआई के पीछे पाइथन भी करना चाह रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये ना करें, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को छोड़ दें, उनको करने दें। वो पहले ही उस फील्ड में आगे हैं तो वो उसको संभाल सकते हैं। आप जब तक पाइथन सीखेंगे तब तक नई लैंग्वेज आ चुकी होगी, पाइथन अपग्रेड हो चुकी होगी, और आपको उस पुरानी पाइथन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पाइथन में होता क्या, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में कोड लिखूं एक कॉफ़ी शॉप के लिए, कि उनकी मशीन को जब मैं ये कोड डालूंगा USB के थ्रू प्रोसेस करूंगा ये सॉफ्टवेयर, तो वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी अगर उसमें एबिलिटी ये है तो। फॉर एग्जांपल मैं कोड डालता हूँ प्रिंट रीफिल कॉफ़ी बीन इफ़ कॉफ़ी बीन्स लेस देन 5 एल्स कॉफ़ी बीन्स आर सफिशिएंट। तो अगर कॉफ़ी बीन्स 5 से कम होंगे तो मैसेज ये स्क्रीन पर प्रिंट, मतलब मैसेज आ रहा होगा स्क्रीन पर रीफिल कॉफ़ी बीन्स। अगर 5 से ज़्यादा होंगे तो लिखा हुआ आएगा कॉफ़ी बीन्स आर सफिशिएंट। तो ये है AI के 5 बीन्स को वो कैमरे के थ्रू देख रहा है, अगर उसको कम लग रहे हैं तो वो कहेगा रीफिल कॉफ़ी बीन्स, और अगर उसको ज़्यादा लग रहे हैं 5 से तो वो कहेगा कॉफ़ी बीन्स आर सफिशिएंट। तो ये पाइथन इस तरह से काम करती है। कोई इस तरह का कोई कोड नहीं लगता इसमें, बस थोड़े बहुत ये वाले यूज़ हो जाते हैं, सिंटैक्स, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमाज, लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं राइटिंग सिंपल प्रोग्राम्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्विच। नहीं, ये हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। प्रोग्रामिंग कोडिंग के ऊपर थोड़ी सी मैं करूँगा इंशाल्लाह, हो सका तो, ज़रूरी समझा तो इस पर भी एक वर्कशॉप या कोर्स डाल दूँगा। सॉल्विंग बेसिक प्रॉब्लम्स विद कोड,
नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट. मॉड्यूल 6 इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी, creating strong passwords और आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग फिशिंग अटैक्स. सो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मालवेयर और होता है फिशिंग अटैक. मालवेयर ये होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया फ्री वेबसाइट से, फ्री डाउनलोड से, और उसके अंदर एक ये मालवेयर था. जैसे सॉफ्टवेयर होता है, माल कहते हैं, मैल कहते हैं किसी चीज़ के ख़राब होने के, मैलवेयर तो ख़राब वेयर, ख़राब सॉफ्टवेयर. ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जिसका काम ये था कि वो कंप्यूटर के जितने पासवर्ड्स हैं वो कॉपी करके जिसने ये वायरस बनाया उसको, मालवेयर बनाया, उसको भेज दे. ठीक है. फिशिंग क्या है कि फेसबुक के पेज पे लॉगिन जैसे आप करते हैं वैसा फेक फेसबुक पेज, फेक फेसबुक लैंडिंग पेज फॉर लॉगिन, ठीक है, वैसा खुल जाए. तो ये जो है, ये देखें किसी ने डाला भी हुआ है कोड उसका, ताकि लोग यूज़ करके किसी की आईडी हैक करनी है. तो इस तरह का जो पेज है ना, वो फेक फेसबुक पेज बनाना, उस पर कोई अपना डाटा डाले तो इसको कहते हैं फिशिंग करना. ठीक है. मछली पकड़ने वाला नहीं, ये फिशिंग PH वाला है. पासवर्ड अपना जो है स्ट्रॉन्ग बनाए. कहीं पे भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका डाटा आपके ऑफिस का डाटा है, और ऑफिस का डाटा लीक हो जाए, ख़राब हो जाए, कोई हैक कर दे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी जाने का ख़तरा है. तो आप अपना 2 फैक्टर इनेबल करें मोबाइल के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू, गूगल के थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें. गूगल पे बताया हुआ कैसे करना होता है. क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड यूजिंग पासवर्ड मैनेजर्स. अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि आपने क्या करना है कि गूगल कीप एक ऐप है मोबाइल के अंदर, वो इंस्टॉल कर लें. गूगल वालों की है, वो हर तरह के नोट्स अपने पास रख लेती है. जब आपने निकालने हो नोट्स तो आपने सिर्फ सर्च करना है और वो नोट आपके सामने आ जाएगा. तो आप क्या करें, पासवर्ड्स को गूगल कीप के अंदर डाल दें, वो कोई देख भी नहीं सकता और आपके पास मेमोरी भी रह जाएगी. आइडेंटिफाइंग अवॉइडिंग फिशिंग अटैक. अच्छा, जब कभी आपको कोई ईमेल आए और उस ईमेल में जो लिंक दिए हो तो पहले आपने उनको देखना है. अगर तो facebook.com नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है face.b.ke. कुछ ऐसे, तो वो फेक हो सकती है और वहाँ से आपकी फिशिंग होकर आपका डाटा जा सकता है. आप अपना वहाँ लॉगिन करेंगे, जबकि लॉगिन फेसबुक में नहीं होगा, किसी की वेबसाइट पे हो जाएगा और वो आपका डाटा पासवर्ड रख लेंगे. मॉड्यूल 7 ट्रबल शूटिंग एंड टेक सपोर्ट, परफॉर्मिंग सिस्टम मेंटेनेंस. रेगुलर अपडेट्स जो आती हैं कंप्यूटर बंद करते हुए, ऑन करते हुए, उनको होने दिया करें. बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डायग्नोसिंग एंड रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर क्रैशेस, ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स. अच्छा, बाज़ औक़ात आपका जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें इंटरनेट को और ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स. तो बस एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दें तो आपके बहुत दफ़ा जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. यूटिलाइजिंग ऑनलाइन टेक सपोर्ट रिसोर्सेज, फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन ऑनलाइन फोरम्स. एंड आपके कंप्यूटर में कोई मसला आ गया, कोई इश्यूज़ आ गए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड, लेकिन कंप्यूटर ऑन हो रहा है, तो आप क्या करें, गूगल पर जाएं, सर्च करें क्वेश्चन को कि मेरे लैपटॉप का मॉडल ये है और ये ऑन नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ से कोई ना कोई हेल्पफुल फोरम मिल जाएगा जहाँ पर डिस्कशन होगी. फ्यूचर ट्रेंड्स इन IT, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन. मेरा एक कंप्लीट कोर्स पड़ा है, वो अटेंड कर लें, बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड देयर इम्पैक्ट, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये, अब मैं अपने एक मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना हो एनाटमी, तो मैं उनको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊँगा कि मैं उनको ये पहनाऊँगा और वो जो है इसके थ्रू जो है वो देख रहे होंगे मेडिकल के स्ट्रक्चर्स को. इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी. ठीक है. इसके अंदर मैं मोबाइल डाल दूँगा और वो यहाँ से जो है वो डाटा उसको रीड देख सकते हैं. ठीक है. इसमें कैसे होता है, VR कहते हैं और AR कहते हैं, वो वाली फाइल्स हम डाल देते हैं और उनके थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं. तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो है इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ जाएंगी और आप जो है अगर अपग्रेडेड होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते होंगे. ठीक है. इसमें मैं जब ऐसे ऐसे मूव करूँगा तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मूव करती भी नजर आएंगी. मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके ऑपरेशन हो रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, वो ओपन कर रहे हैं, उसको ठीक करें. तो मेडिकल स्टूडेंट्स को ये सिखाने के लिए हम वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो ये एक एग्जांपल थी आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और आपको कैसे उनको यूज़ करना है. मुसलसल बोलना पड़ता है पढ़ाने के लिए. इट्स अ
रियली चैलेंजिंग टास्क। तो अगर आप अभी तक इस कोर्स में मौजूद हैं तो आई एम रियली अमेज्ड, और ये है आपकी लगन, और इस लगन, मेरी मेहनत और आपकी लगन जो है इंशाल्लाह अच्छा फ्रूट देगी, और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे लिए आप दुआ कर सकते हैं, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और माइंड लैब्स के लिए। एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ आईटी एंड इट्स पॉसिबिलिटीज़, चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। Exploring the future of IT and its possibilities, ethical consideration in technology development, the role of IT in shaping society and environment. So ethical consideration in technology development, जैसे AI के अंदर उसकी डेवलपमेंट में एथिकल कंसिडरेशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और AI को मिलिट्री के साथ लिंक किया जा रहा है, जिसमें ख़तरा ये है कि कोई ऐसा सरफिरा मुल्क AI का यूज़ करके एक आर्मी में उसको इनकलकेट कर दे और टैंकों के और जहाज़ों के अंदर AI डाल दे, तो फिर किसी पायलट के बगैर खुद ही से वो जहाज़ जो है लोगों को टारगेट करते फिरें, और फिर दुनिया में एक एनार्की क्रिएट हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। तो दीज आर एथिकल कंसिडरेशंस जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के वक्त देखनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही, और आज का दौर बड़ा ख़तरनाक है। सो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ऑल्दो आपने इसमें कुछ करना हो या ना हो, बट पता होना ज़रूरी है। जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतने आपको दुनिया में आपकी वैल्यू होती है। IT फॉर वर्क एंड बिजनेस क्या है? रिमोट वर्क एंड एसेंशियल टूल्स, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्लैक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप है, और इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, सेटिंग अप एन ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ये इसका ऑफिस के काम से रिलेटेड नहीं है इतना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मैनेजिंग फाइनेंसेस विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लाइक आप अकाउंटिंग के अलग से सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस ऑफिस के छोटे मोटे मैनेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग जो है वो कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस की। आपको अगर ये वाले स्किल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं आज, तो आप फेसबुक पेज को चलाकर उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, किसी को सर्विस दे सकते हैं, महीने का उससे कुछ चार्ज कर लें, और इस तरह के 8-10 पेजेस को आप गवर्न कर रहे हो तो आपका महीने की 1 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। मॉड्यूल 10 में क्या कंक्लूजन एंड फर्दर लर्निंग क्या होगी? दैट्स रीकैप ऑफ की कंसेप्ट्स क्या है, रिव्यूइंग एसेंशियल IT स्किल्स, हाईलाइटिंग की टेकअवेज फ्रॉम ईच मॉड्यूल। सो पॉइंट इज़ दिस, मैं ये कहूँगा, इसको शॉर्ट करता हूँ, आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर आते हो। इसके बाद आपको MS MS पेंट, अगर फ़र्ज़ करें हम MS पेंट लिखते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आता हो, और आप इसमें छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हो। लाइक मैंने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट रखना हो तो मैं करूँगा ALT, और कीबोर्ड पे PRTSC लिखा होता है बैक स्पेस के पास, तो अगर मैं वो प्रेस करूं तो इससे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और यहाँ पर स्निपिंग टूल आप गूगल पे नहीं, सर्च में लिखेंगे स्निपिंग टूल, तो आपको ये वाला टूल मिल जाएगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने खोला हुआ है पहले से। फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये यहाँ पर खुल गया। मैं यहाँ के बजाय इधर जाता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+V, और ये आ गया, ठीक है। मैं करना ये चाहता था कि ये वाला पैराग्राफ निकालना चाहता था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यूँ ड्रैग कर दूँगा इसको ऊपर, तो ये यहाँ पर छुप जाएगा, ठीक है, मिट गया वो यहाँ से। और इसको मैं तस्वीर को सेव कर दूँगा और पावर पॉइंट में ले जाऊँगा, तो यूँ, या पावर पॉइंट में नहीं भी लेके जाना, प्रिंट करना है तो यूँ एक चीज़ एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है MS पेंट के काम, इससे ज़्यादा MS पेंट में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होते। एडोबी फोटोशॉप है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैनवा है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, बैनर, पेनाफ्लेक्स, बहुत कुछ बना सकते हैं। उस पर अलग से मेरा सा छोटा सा कोर्स पड़ा हुआ है, मज़ीद डिटेल कोर्स भी मैं बना दूंगा। लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्स पड़ा है, वो देख सकते हैं कैनवा का। सजेस्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग, बुक्स, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ज़िशानुल हसन उस्मानी की बहुत सारी बुक्स हैं, आप इंडिया पाकिस्तान में अगर हैं तो वो बुक्स बाय कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उर्दू हिंदी के अंदर। इनकरेजिंग कंटिन्यूस IT स्किल डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द टेक इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको कहा, ये बुक्स वगैरह पढ़ें, अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहें,
माइंड लैब्स के साथ कनेक्टेड रहें, नए से नए कोर्सेज अटेंड करते रहें, सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहें और अपने कैरियर को ग्रूम करते रहें। कंटिन्यूस डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी जगह पर जाकर एक जगह रुक जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। वक्त के साथ ग्रो करते रहना चाहिए, नए से नए स्किल सीखने चाहिए ताकि आप दुनिया के साथ रेलिवेंट रह सकें और आपकी जॉब पर जो है वर्थ बनी रहे। सो दिस इज़ फॉर नाउ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आईटी कोर्स बेनिफिशियल होगा। इस कोर्स को अपने जूनियर्स के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे जो टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का, उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ इन सर्टिफिकेट्स को भी लिंक कर दूंगा और मज़ीद कुछ सर्टिफिकेट्स हम ओपन करेंगे जो कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के होंगे और मोस्टली ये फ्री होंगे। कुछ एक दो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हो वो पेड हो, तो लेकिन मेरी तरफ से जो माइंड लैब्स की तरफ से आपको कोर्सेज मिलेंगे और उसमें अगर यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचूं ताकि हम यूनिवर्सिटी को जो है ऑफ़र कर सकें कि हम पे करेंगे, आपके बिहाफ पे मैं पे करूंगा यूनिवर्सिटी को और आप जो हैं वो सिर्फ मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, व्यू करते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैं यूनिवर्सिटी को पे करूंगा और यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करूंगा। सो काम आपने सिर्फ क्या करना है, आपने मेरे कोर्सेज देखने हैं, सपोर्ट करना है, शेयर करना है और कंटिन्यूसली ग्रो करना है। थैंक यू। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला फ्रॉम माइंड लैब्स। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।